ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। कहानी कुर्सी की में एक बार फिर बात कर लेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनको लेकर अभी जिस तरीके से गहमा गहमी बनी हुई है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं वो अभी भी अटैकिंग मोड में है। अरविंद केजरीवाल को समन क्राइम ब्रांच ने दे दिया है, नोटिस दे दिया है। अब इस पर केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसियों को मेरे पीछे छोड़ा गया है, बीजेपी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ। कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था। सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है, बताओ। भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसी छोड़ दी केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे। चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा। चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तो केजरीवाल अभी भी वही कह रहे हैं जो वो इससे पहले कह रहे थे। उनकी पार्टी जो कह रही थी वही केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि मुझे काम करने से रोकना चाहते हैं। लेकिन जब शराब घोटाले पर उनसे बात करिए तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। सबूत उनके पास क्या है, बीजेपी कैसे उनके विधायकों को तोड़ रही है, अब इस बात का भी जिक्र वो नहीं करेंगे। और इन दोनों मामलों में ही जो दोनों एजेंसी हैं वो अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहती हैं। क्या मतलब निकाले समीर जी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, ईडी कोर्ट पहुंच गई है, क्राइम ब्रांच उनसे सबूत मांग रही है, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी कर रही है, मैं तो अभी भी एकदम साफ हूं। देखिए, आप लिकर पॉलिसी बदलोगे, प्राइवेट वेंडर्स को लेकर आओगे, प्राइवेट खिलाड़ियों को लेकर आओगे, उसमें आप अरोड़ा से पैसा लोगे, समीर महेंद्र से पैसा लोगे, तो एजेंसी जांच करेगी ही और आपके नेताओं को जेल भेजेगी। आप मोहल्ला क्लिनिक शुरू करोगे, उस पर फर्जी टेस्ट करोगे, दवा का घोटाला करोगे, तो सीबीआई और ईडी जांच करेंगे ही करेगी। आप स्कूल में घोटाला करोगे, आप शीश महल बनाओगे, तो उसकी जांच सीबीआई करेगी ये पैसा कहां से गया है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल अब लगातार सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बता रहा है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं और उन्हें कितना डर सता रहा है। मुझे लग रहा है केजरीवाल को रात को नींद भी नहीं आती होगी सोच के कि कहीं सुबह दरवाजे पर ईडी ना आ जाए मुझे अरेस्ट करने। जैसे हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, वैसे मैं कब जेल जा सकता हूँ। केजरीवाल अंदर ही अंदर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मैं, और अब सार्वजनिक रूप से इस बात का बयान दे रहे हैं कि जनता की मैं सिंपैथी ले सकूं और जनता को ये बता सकूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ एजेंसी को लगा रही है। मिस्टर केजरीवाल, आपको ये समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन अगर जेल में गए हैं और आपके अगर खिलाफ सबूत मिलता है और आपने ईमानदार हो, तो आप 5-5 सम्मन मिलने के बाद भी ईडी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे? आप जाइए, ईडी आपसे सवाल पूछेगी, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया होगा तो ईडी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यहाँ पर देश में कानून का राज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लग रहा है केजरीवाल जानते हैं कि दाल में काला है और जिस कारण से मनीष सिसोदिया जेल में गए वही कारण केजरीवाल के जेल में जाने का बनने वाला है और उससे बचने के लिए सारे हथकंडे केजरीवाल अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, केजरीवाल का बचना नामुमकिन है। संगीत जी, ईडी के मामले में तो चलिए वो एक नैरेटिव चला सकते हैं, जैसे पूरा विपक्ष चलाता है कि ईडी बीजेपी का हथियार बन चुकी है जिससे वो विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच तो मदद करने जा रही है ना आपके सबूतों को मांगने जा रही है ताकि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई हो सके। अब ये कैसा पीछे पड़ना है बीजेपी का? देखिए, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि समन तो एक ढंग से आपसे बातचीत करने की बात होती है कि भाई और चाहते तो आप इसमें और पॉलिटिकल कैपिटल बना सकते थे। मान लेते हैं कि यदि ईडी ने आपको समन दिया था, आप आते, ईडी से बातचीत करते और उस बातचीत का खुलासा जो है वो आप सार्वजनिक कर दिया करते। ईडी ने हमें अमुक अमुक सवाल हमसे पूछा है, हमने ये अमुक अमुक जवाब हमने दिया है ना।
ईडी के लिए यदि गलत होता तो यकीन मानिए ईडी के लिए बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि कोई आदमी यदि पब्लिक डोमेन में ले जाने, जो अरविंद केजरीवाल का चरित्र रहा है, अरविंद केजरीवाल किसी भी चीज को पब्लिक डिस्कोर्स में लेकर के आते हैं जहां से उनको लगता है कि हमें फायदा होने वाला है। अभी भी अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके हाथ उस शराब घोटाले में कहीं ना कहीं जलने वाले हैं, और इनको हो सकता है कि ये दिसंबर से ही ये बात की आकलन चल रहा था राजनीतिक हलकों में कि इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 1-1.5 महीना गुजर गया है और वो कब गिरफ्तार होंगे हमें पता नहीं है। गिरफ्तार होंगे भी या नहीं होंगे हमें नहीं पता है, बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी जो होता है, जो रात में दारू पीता है, लड़की बाजी करता है, तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, भाषा की शालीनता नहीं है, वो मर्यादाएं नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए बातचीत करने के दरमियान। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये डर की भाषा है, ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, और जब आप डर और फ्रस्ट्रेशन होते हैं तो आप तर्क की बात नहीं करते हैं, विवेक की बात नहीं करते हैं, आप एग्रेशन की भाषा में आते हैं। और यही वो एग्रेशन है, इनको लगता है कि एग्रेशन इनका बचाव कर ले जाएगा, इसीलिए इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। समन का जहां तक सवाल है तो कायदे से अरविंद केजरीवाल के पास यदि कहने के लिए बहुत कुछ होता तो अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर समन का जवाब देने जाते। ईडी का समन अगर गैरकानूनी है तो कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन उससे पहले ईडी अब कोर्ट चली गई है। अब तो उन्हें पेश होना ही होगा ईडी के सामने, यानी जो बचने की कोशिश कर रहे थे वो उनका जरूर खत्म हो सकता है। ये कोर्ट नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर पैसा का मनी ट्रेल हुआ है तो आप आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें अंदर पार्टी बना रहे राजनीतिक दल को। बिल्कुल सही बात। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ईडी ने आम पार्टी को इसके अंदर एक आरोपी बनाया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी तो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो आप, आम आदमी पार्टी के संयोजक हो, यानी तो ये पार्टी का बात रखने में तो आपको जाना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल निकल जाएंगे इस मुसीबत से, ये तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। और देखिए जैसी उथल इस वक्त दिल्ली में मची हुई है, अरविंद केजरीवाल, अंग्रेजी की एक कहावत है प्राची, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको करने दिया। हाँ। अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपने लिए फांसी का फंदा खड़ा कर रहे हैं, यही इन्होंने किया। इसी घड़ी में अब उनको बताना पड़ जाएगा कि कैसे उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए जो बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हैं, एक ऐसा डर अब बिहार में कांग्रेस को सता रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए कमान संभाल चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। अब सरकार विश्वास मत हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। नीतीश के पक्ष में आंकड़े हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा में बहुमत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार कांग्रेस में टूट का खतरा मंडराने लगा है। झारखंड की तरह बिहार में भी कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, सभी विधायकों को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि 12 फरवरी को विश्वास मत तक बिहार कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली में ही रहेंगे। तो क्या जेडीयू कांग्रेस को तोड़ने में लगी है? क्या नीतीश की पार्टी कांग्रेस को तोड़कर ही मजबूत होगी? क्योंकि बीजेपी तो तोड़फोड़ की नहीं, अपने लवकुश समीकरण को मजबूत करने की बात कर रही है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज दिल्ली में हैं, जहां वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो उनके साथ बंधकों जैसा बर्ताव कर रही है। लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, वो विधायकों पर विश्वास नहीं करते, विधायक का अपमान करते हैं। विधायक को बंधुआ मजदूर बनाने वाले मानसिकता से मुक्त होनी चाहिए कांग्रेस को। विधायक जनता के जनादेश को लेके आता है और विधायक को अपनी निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। उसको बांध कर रखना, उसको भयभीत करना, ये कतई उचित नहीं। तो देखिए अब कांग्रेस को डर आखिर क्यों सता रहा है और कांग्रेस के विधायकों को कौन तोड़ने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसीलिए दिल्ली बुलाए जा रहे हैं तमाम जो विधायक हैं। और जब तक विश्वास मत हासिल नहीं कर लेगी नीतीश सरकार, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, तब तक दिल्ली से जाने की इजाजत तो उन्हें कम से कम नहीं है। विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी। विजय लक्ष्मी बताइए, कितने विधायक अभी तक कांग्रेस के बिहार से पहुंच चुके हैं दिल्ली?
देखिए, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक 19 में से 16 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में हैं। 3 विधायक, हालांकि कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि वो पूरे श्योर हैं कि सभी एमएलएज कांग्रेस के नेतृत्व के साथ हैं और कोई टूट कांग्रेस पार्टी में नहीं होने जा रही है। लेकिन फिर भी शनिवार को जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई थी उसमें 3 कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए थे। उसमें मनोहर प्रसाद सिंह हैं जो मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बेहद खराब है, इस वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाए, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनसे टच में है। इसके अलावा सिद्धार्थ सौरभ हैं जो विक्रम से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व टच में है और सिद्धार्थ कल या आज देर शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आबिदुर रहमान हैं जो कांग्रेस पार्टी के अररिया से विधायक हैं। उनकी बेटी की कल कोई बड़ी मेजर सर्जरी हुई है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस वजह से वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। ये 3 नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि ये भी कांग्रेस के साथी होंगे। सभी को बुला लिया गया है और अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली से बाहर इन तमाम विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, या तो बेंगलुरु लेकर जाया जाएगा या हैदराबाद लेकर जाया जाएगा। हालांकि ऑप्शन 19 के 19 विधायक सब ठीक है, तो ये शिफ्ट करने वाली बात क्यों सामने आ रही है? क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? कांग्रेस क्यों दिल्ली बुला रही है या फिर उनको हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा? ये तो अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस आश्वस्त तो नहीं है संगीत जी। और अगर टूट रही है कांग्रेस, अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और कांग्रेस उन्हें दिल्ली या हैदराबाद भेज रही है, तो कौन तोड़ रहा है कांग्रेस को? सबसे पहले तो प्राची, इन विधायकों से जो है वो हमें ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या हो रही इसलिए कि 5 सितारे होटल में इनको यहाँ से वहाँ तक आगवानी करके ले जा रहे हैं। देखिए, आप ही के स्टूडियो में 7 दिन पहले, 10 दिन पहले जब नीतीश कुमार के चर्चा हो रही थी आने की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, तो उस समय किसी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो कांग्रेस के विधायक ने कहा कि से ये सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। मैंने तब भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचा ले जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायकों में ये बात घर कर गई है कि यदि कांग्रेस में सत्ता की राजनीति नहीं हो सकती है, संगठन की राजनीति तो हो सकती है, हम विधायक बन सकते हैं, लेकिन आप विधायक होते हैं तो आपके क्षेत्र में काम भी होने चाहिए। 10 प्रकार की चीजें हैं, आपसे जनता की अपेक्षा होती है, कहीं ट्रांसफर का हुआ, कहीं काम का हुआ, डेवलपमेंट वर्क का हुआ है, और ये सब कोई जानता है कि यदि आप सत्ता प्रतिष्ठान के साथ आप जुड़े हुए हैं, यदि आपके साथ उनकी नजदीकियां हैं, तो आपके काम ज्यादा होते हैं। ये हर क्षेत्र, हर जगह होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर भी लागू होता है, कांग्रेस की सरकार है, उस पर भी लागू होता है। तो कांग्रेस के विधायकों से बात करने पर यह पता लगता है कि उनमें ये धारणा धीरे धीरे अंदर प्रवेश की है कि बिहार कांग्रेस का कोई अब भविष्य नहीं रह गया है। वहां पर आप सत्ता की राजनीति संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी आप देखिए 4थे 5वें पायदान पर आकर के चिढ़ गई है। जहां भी कांग्रेस पार्टी तीसरे पायदान पर चिटकती है, वहां से वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कभी भी सत्ता में आ नहीं पाती है। कांग्रेस के अंदर का डर संगीत जी, लेकिन उन्हें तोड़ कौन रहा है? क्या नीतीश कुमार वो कड़ी बन रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के विधायकों की मुझे नहीं लगता है वो तोड़ नहीं रहे हैं, वो स्वयं टूटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका भविष्य नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी यदि जाकर के 2025 के अंदर चुनाव होता है तो उनकी राजनीतिक नैया को कौन पार लेकर के जाए? राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं रह गई है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से बिखर रहा है। और जो ममता बनर्जी कह रही थी कि ये 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे या नहीं, शुरू में तो ऐसा लगा था कि जब इंडिया गठबंधन होगा और सीटों का समायोजन होगा तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि अपने अभी के आंकड़े से बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन यदि सीटों का तालमेल नहीं हो पाता है, जो पूरा दिख नहीं रहा है, जहां पर पहले से वो गठबंधन में तो वहां तो है ही, लेकिन एक एक व्यक्ति गठबंधन के जो होने वाले थे वे सारे एक एक करके चिटक रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, और अभी बिहार में सब कुछ सामान्य है ये कहना समीर जी अभी भी मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी उथल पुथल तो है। प्रशांत किशोर को आपकी अदालत में जब मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिए लोकसभा तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, विधानसभा में साथ रहेंगे नहीं रहेंगे ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। यानी नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत तो कर रहे हैं और वो मंत्रालयों के बंटवारे में भी नजर आ रहा है। देखिए, भले ही नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आ गए हो,
विभाग उन्हें महत्वपूर्ण मिले हो, वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन यह तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जिस हिसाब से बिहार के अंदर कम हुई है, जो पार्टी 2010 के अंदर 115 एमएलए लेके आती थी, आज वो पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी जिसके 42 एमएलए है। लगातार पलटी मारने के कारण मुझे लगता है बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो छवि थी उसमें बहुत असर पड़ा है। और आप देखेंगे कि जो 42 पार्टी उनके साथ विधायक थे, यह तय है कि 2025 में उसमें से 20 से 22 विधायक नीतीश कुमार जिताने की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 2025 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। दूसरी बात, बिहार में अगर जो बात चल रही विधायक तोड़ने की, तो मुझे लग रहा है कि अभी राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार से 6 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की, महाराष्ट्र से भी 3 से 4 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही है। खबर यह भी आ रही है कि बिहार के विधायकों को शिफ्ट करने का कारण एक ये भी रहा है कि राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को सिर्फ विधानसभा में बहुमत प्रूव करने के लिए नहीं, वहां तो बहुमत है ही, राज्यसभा चुनाव के लिए इन विधायकों का वोट काम में आएगा, क्योंकि इनके विधायक वोट कहीं आरजेडी को न चला जाए। और महाराष्ट्र के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अपने 42 और 43 विधायकों की दम पर एक राज्यसभा सीट जीत सकती है, तो अगर महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में 3 से 4 विधायक अगर टूट जाते हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस जो एक राज्यसभा सांसद भेजने की स्थिति में वह नहीं भेज पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर सिर्फ फ्लोर टेस्ट के अलावा राज्यसभा चुनाव भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण बिहार में विधायक टूट सकते हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन नीतीश अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? नीतीश का जो वोट बैंक है संगीत जी बिहार में, कुर्मी, कोयरे और कुशवाहा की हम बात कर लें, इसमें तो सेंधमारी हो रही है ना। सम्राट चौधरी का एक बयान हम सुनवा देते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी कल बिहार के नालंदा में थे और उन्होंने कुशवाहा वोट को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर किसी ने कुशवाहा समुदाय के बेटे को छू दिया तो वो उसके लिए अपने खून का कतरा बहाने को तैयार हैं। आपको जानकारी दे दें कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय के हैं और उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी नीतीश के लवकुश समीकरण में सेंध मारने की तैयारी में है। आपको सुनाते हैं एक बार उनका बयान। किसी भी जाति धर्म के हो, क्योंकि हमारे जात में तो माफिया होता ही नहीं है, तो इतना सीधा है कि फोटो दे देगा, बतेबो नहीं करेगा कि आपको मिले। लेकिन साथियों, बताना है, ध्यान रखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए समर्पित कोई छू नहीं सकता है। जगदेव प्रसाद की हत्या जरूर कर दिया, लेकिन सम्राट चौधरी बेटा है आपकी सुरक्षा करने के लिए। सम्राट चौधरी का एग्रेसिवली बोलना, कुशवाहा वोट बैंक पर अपनी हुकूमत को जताना या ये कहना कि कुशवाहा वोट बैंक अब उनका है, ये तो चुनौती है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भी है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। देखिए, जो सम्राट चौधरी हैं बहुत आक्रामक नेता हैं और बहुत एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। यही कारण है कि वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि नीतीश के साथ गठबंधन हो। उन्होंने पगड़ी भी पहन रहे और उसके बाद भी उनसे लोग पूछा गया कि भाई आप साफा हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, गठबंधन हो जाने के बावजूद भी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत चालाकी से राजनीति बिहार में खड़ा किया। और जो नीतीश का, देखिए, जो कुशवाहा है वो 6% की आबादी है, यानी कि यादवों के बाद जो अकेली सबसे बड़ी कम्युनिटी है बिहार के अंदर वो कुशवाहा है। और कुशवाहा से नेतृत्व यदि आता है तो जो कोयरी कुशवाहा का जो गठबंधन था, जो नीतीश को ताकत देता था, तो नीतीश की ताकत वहीं से खत्म होती है। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को वहां पर लाया ताकि नीतीश को पूरी तरीके से कमजोर किया जाए। ये जो इनका जो अंदाज है बोलने का, वो जो युवा चेहरे हैं, जो कम्युनिटी के युवा चेहरे हैं या ओबीसी का जो युवा चेहरा है, उसमें सम्राट चौधरी एक नए नेतृत्व के रूप में उनका एक आइकन के तौर पर खड़ा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये नीतीश जी के लिए ये मुश्किलें रहेंगी। एक दूसरी बात, नीतीश
जो पहले नीतीश जिस गर्माहट के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था, वो अब वो स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो दोनों बड़े एग्रेसिव हैं और दोनों का अपना एक वोट बैंक है, दोनों की अपनी एक राजनीतिक पैठ है, राजनीतिक तौर पर सूझबूझ भी है। तो वैसी स्थिति में आने वाले दिनों में नीतीश चाहे कुछ भी करे, उनकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उनको भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार होकर के ही अपनी बैतरनी पार करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी भी नीतीश कुमार के लिए बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही है। मैं समीर जी, छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा, ब्रेक का वक्त हो गया है। आगे कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी कल ओडिशा गए, आज असम में है, लेकिन चुनाव से पहले कैसे, लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री और इसके क्या मायने हैं, इस पर आगे होगी चर्चा। चल लौट रहे हैं।